जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव में आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं परागण यानी कि पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है सबसे पहले हम जानेंगे, यानी परागण क्या है। उसके बाद जानेंगे ये कितने प्रकार का होता है। तो साथियों सबसे पहले हम जानेंगे यानी परागण किसे कहते हैं, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम इसके टाइप देखेंगे और परागण के लिए कौन कौन से कारक हैं जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके द्वारा ही परागण होता है। तो साथियों परागण की परिभाषा क्या है? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के स्त्री भाग जायांग, या स्त्री कैसे बोलेंगे इसे, जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। यानी क्या है इसकी डेफिनेशन? परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के स्त्री भाग जायंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि हमारी जो परागण की डेफिनेशन है वो यही है, यानी कि परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के स्त्री भाग जायंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना या जाकर गिरना ही परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। यानी कि सबको ये समझ में आ गया होगा यानी परागण किसे कहते हैं। यानी कि ये हमें जानना इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा परागण किसे कहते हैं तब तक हम परागण के प्रकार को भी नहीं समझ सकते और उसके कारक भी नहीं समझ सकते। तो साथियों सबसे पहले हमें जो डाउट था वो हमारा दूर हो गया है, यानी परागण किसे कहते हैं ये हमें पता चल गया है। उसके बाद यानी परागण के लिए कौन कौन सी विधि है जिनके द्वारा परागण होता है और परागण कितने प्रकार का होता है। तो साथियों हम जानेंगे आगे यानी परागण के लिए कारक। परागण के कारक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। तो इस जो परागण है वो किस किस के द्वारा होता है? तो सबसे पहले साथियों में पता होनी चाहिए यानी कौन कौन से कारक हैं। तो दो कारक हैं, यानी एक तो होता है जैविक कारक और एक होता है अजैविक कारक। जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। जैविक कारक क्या होता है? यदि परागण की क्रिया जीवित जीवों के द्वारा होती है तो वह जैविक कारक कहलाते हैं, और यदि परागण की क्रिया अजैविक यानी अजीवित कारकों के द्वारा होती है तो वह परागण अजैविक कारक के द्वारा होता है। जैसे जैविक कारक में कौन आ जाएंगे? पक्षी आ जाएंगे और कीट आ जाएंगे, और आगे और भी जीव हो सकते हैं जैसे कीट, मतलब इत्यादि लिख देंगे हम आगे को। उसके बाद है अजैविक कारक। अजैविक कारक में कौन कौन आ जाएंगे? अजैविक कारक के उदाहरण हैं, एक तो जल ही है, उसके बाद वायु और भी कारक हो सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें यह पता चल गया यानी परागण किसे कहते हैं, यानी पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के स्त्री भाग जायंग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही
परागण कहलाता है, यानी पॉलिनेशन कहलाता है। यानी परागण के कारक है, उसके बाद यानी कि परागण कितने प्रकार से होता है, उसके बाद सबसे पहले तो हम जानेंगे परागण के कारक, उसके बाद इसके प्रकार जानेंगे। परागण कारक क्या क्या हैं? जैविक कारक होते हैं और एक होते हैं अजैविक कारक। जैविक कारक में पक्षी और कीट आ जाएंगे और अजैविक कारक में जल और वायु आ जाएंगे। तो साथियों यहां तक का सभी को समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताएं। उसके बाद साथियों हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे परागण के प्रकार, यानी कि परागण के प्रकार, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो परागण कितने प्रकार का होता है ये सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो क्लास को ध्यान से देखें। यानी परागण है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि स्वपरागण और परपरागण। सबसे पहले हम इसके टाइप लिख लेंगे। इनकी पहला टाइप है इसका स्वपरागण, दूसरा टाइप है इसका परपरागण। परपरागण यानी कि स्वपरागण क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल्फ पॉलिनेशन, इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद है परपरागण, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद हम साथियों अब इनको अलग अलग रख के डिटेल में समझते हैं, यानी कि स्वपरागण और परपरागण को हम अलग अलग रख के समझेंगे। तो जो बाकी बाकी है उसे रख कर देते हैं हम। यानी सबसे पहले हम समझेंगे स्वपरागण क्या होता है। जब एक ही पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प या फूल के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही स्वपरागण कहलाता है। नहीं साथियों क्या है इसकी डेफिनेशन? जब एक ही पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जा गिरना ही स्वपरागण कहलाता है। यानी स्वपरागण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती हैं ये हमें पता होनी चाहिए। स्वपरागण के लिए पुष्प एक तो द्विलिंगी होना चाहिए और स्वयुग्मन होने चाहिए, यानी कि एक ही समय पर पुष्प के नर व मादा भाग विकसित होने चाहिए, यानी कि अलग अलग समय विकसित होंगे तो वहां पर स्वपरागण नहीं होगा। और तीसरा भाग है इसका, यानी बंद फूल होते हैं उनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, यानी कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन तो हो नहीं सकता। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पुष्प का खुला होना आवश्यक है, तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, यानी परपरागण नहीं हो सकता। इसमें हमें समझ में आ गया होगा, यानी कि एक ही पुष्प के परागकणों का परागकोश से मुक्त होकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही स्वपरागण कहलाता है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या क्या है? तो इसके उदाहरण है जैसे चावल, गेहूं,
आदि, यानी कि और भी इसके उदाहरण हैं। तो साथियों, आप सभी को समझ में आ गया होगा यानी स्वपरागण किसे कहते हैं। मैंने आपको एकदम अच्छे से समझाया है, और स्वपरागण के लिए क्या क्या कारक हैं वो जरूरी है, यानी कि शर्तें क्या क्या है उसकी, ये भी हम जानेंगे। इसका उदाहरण मटर भी है, यानी मटर में भी स्वपरागण होता है, यानी कि हमारी पी होती है, यानी PEA जो मटर होती है उसमें भी स्वपरागण होता है। तो साथियों, हम जानेंगे स्वपरागण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो हमें ये पता होनी चाहिए यानी स्वपरागण के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो बाकी बाकी हम रफ कर देंगे, ये यहाँ डाल लेंगे अब हेडिंग। स्वपरागण के लिए आवश्यक शर्तें। स्वपरागण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए तभी स्वपरागण होता है। तो इसकी कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, यानी कि मादा और नर दोनों भाग एक ही पुष्प में होने चाहिए। द्विलिंगी का मतलब सबको पता होगा, यानी कि मादा और नर भाग हैं वो एक ही पुष्प में होनी चाहिए। दूसरा है समयुग्मन होना चाहिए। समयुग्मन होना चाहिए, यानी कि जो मादा और नर युग्मक हैं जो एक ही साथ बनने चाहिए, यानी पुष्प का मादा और नर भाग दोनों एक ही समय पर परिपक्व होने चाहिए, तभी मतलब स्वपरागण हो सकता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तीसरा है इसमें जो बंद पुष्प होते हैं, बंद पुष्पों में भी स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो साथियों, हमने स्वपरागण के बारे में एकदम अच्छे से चर्चा कर ली है। इसके बाद हम देखेंगे पर परागण क्या होता है और ये इसके लिए कौन कौन से कारक हैं जो जरूरी हैं। तो हमें जो है वो अच्छे से जानना है, यानी कि पर परागण के बारे में। अब हम हेडिंग डाल लेंगे पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है तो हम समझेंगे साथियों। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है जब एक पुष्प के पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर किसी अन्य पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही पर परागण
कहलाता है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। और इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है, यानी कि पुष्प है वो एक ही प्रजाति के होने चाहिए। ये नहीं है कि जैसे आम का पॉलिनेशन है, जो आम का परपरागण है सेब के साथ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि एक ही प्रजाति के पुष्प होने चाहिए, तभी स्व परपरागण भी हो सकता है। इसके उदाहरण हैं साथियों, जैसे लिख लेंगे सेब है, दूसरा उदाहरण है स्ट्रॉबेरी, और अन्य भी उदाहरण है। हमें दो ही उदाहरण लिखेंगे यहां पे, बस आगे लिख देंगे आदि। उसके बाद साथियों हम जानेंगे यानी कि पर परागण के लिए जो है वो विभिन्न कारकों पर निर्भर रहना पड़ता है, और स्वपरागण के लिए किसी भी कारक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। यानी कि स्वपरागण है वो अपने आप ही हो जाता है, जबकि पर परागण के लिए दूसरे एजेंट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम वो कारक लिखेंगे, यानी किन किन कारकों पर परागण के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो पर परागण कराने के लिए विधियां, नंबर 1 है वायु द्वारा, नंबर 2 है जल द्वारा। जल और जो वायु है वो दोनों अजैविक कारक हैं पर परागण के लिए। तीसरा है कीटों द्वारा, चौथा है पक्षियों द्वारा, और विभाग है इसके, यानी कि 5 में लिख लेंगे हम कृत्रिम विधि भी होती है इसमें, चमगादड़ द्वारा भी होता है कृत्रिम विधि द्वारा। यानी कि बहुत से ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा परपरागण होता है। तो साथियों हमें समझ में आ गया है यानी कि स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, और परागण के लिए कारक क्या क्या होते हैं, और परागण किसे कहते हैं। तो साथियों मैंने सब कुछ आपको एकदम डिटेल में समझाया है। तो सबसे पहले साथियों हमें पता होना चाहिए परागण क्या होता है, यानी पॉलिनेशन क्या होता है, ये भी मैंने बताया आपको। तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, यानी कि पराग कणों का परागकोश से मुक्त होकर पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। परागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है परागण, यानी स्वपरागण और परपरागण। उसके बाद परागण के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होनी चाहिए ये हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको एक एक पॉइंट डिटेल में समझाया है, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो साथियों कुछ और पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।